कि आज दिल्ली की स्थिति जो है वो दिल्ली की स्थिति है और दिल्ली को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? उस सरकार की जो दिल्ली में झूठे वायदे करके जीतकर दिल्ली में आई थी और ये लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की और इस किस्म की बात कर रहे थे। मैं 2015 की प्रेस आपको याद दिलाना चाहती हूँ और इनका आप मैनिफेस्टो भी उठा के देख लीजिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 30,000 बेड्स दिल्ली में लगाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, 30,000 बेड्स लगाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जब मामले सामने आए तो पता चला कि दिल्ली को आज तक, और वो भी पिछले साल मिलाकर जब केंद्र सरकार का इनके ऊपर प्रेशर था और अमित भाई गृह मंत्री के रूप में लगातार पिछले साल संभाल रहे थे दिल्ली को, तो 354 बेड ऐड किए गए थे, सिर्फ 354। और ये हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट की मैं बात कर रही हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और जो डिस्पेंसरी जिसको कहा जाता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जो कि इनके आने से पहले दिल्ली में उसकी संख्या 265 थी। वो 265 की संख्या घटकर आज 230 रह गई है। और एमसीडी जो लोग डेंगू ब्रीडिंग, मलेरिया ब्रीडिंग के लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें देने का काम इनका है। अगर 500 करोड़ की ज़रूरत है तो कभी 10% 9 करोड़ दे दिया, कभी 10 करोड़ दे दिया, कभी 7 करोड़ दे दिया। इस तरीके की ये हरकतें लगातार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने अब तक इनको पिछले 2 साल का मैं ब्यौरा खास तौर पे देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने इनको 1116 और 1120 करोड़ रुपया दिया है। 1116 दिया पिछले साल और 1120 करोड़ दिया इस साल। तो जब भी बात आती है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को सुधारना चाहते हैं, तो बिना एमसीडी के आप दिल्ली को सुधारना चाहते हैं। खास तौर पे कोरोना की अगर आप बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक एक डॉक्टर, एक एक सफाई कर्मचारी, एक एक नर्सिंग स्टाफ दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं और उनके ऊपर कब्जा तो आप कर लेते हैं, लेकिन उनकी देखरेख की बात आती है तो आप प्रोविजन उनका नहीं करते हैं। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? 26 तारीख को तुम एक चिट्ठी लिखते हो कि हमें ये खरीदना है। आपने क्या खरीदना है, क्या उपलब्धि है, क्या रेट है, क्या चीज है, ये परचेज ऑर्डर है 26 तारीख को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। आप टेंडर की कॉपी दिखाओ, हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। आप बात करो आईसीयू बेड्स की, तो दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड्स की संख्या कतई नहीं बढ़ी है और जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के वेंटिलेटर्स आए थे, केवल वही वेंटिलेटर्स दिल्ली इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा एक भी वेंटिलेटर पिछले साल में नया नहीं खरीदा गया। और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कोई 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा था। शायद वही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो इनके एमएलएस के घर से बरामद हो रहे हैं। और नहीं तो ऑक्सीजन की भी किल्लत आज भी अस्पतालों को आप देखिए। ये जैसे ड्राउट सिचुएशन थी ना, मैं आपको वापस अमर्त्य सेन की थ्योरी पे लेके जाना चाहती हूँ कि ड्राउट कंडीशन के अंदर जो भुखमरी पैदा होती है, वो भुखमरी पैदा इसलिए नहीं हुई कि अनाज नहीं है, भुखमरी पैदा हुई कि जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हालत इन्होंने कर रखी है। मित्रों, मैं आपको कुछ कागजों से अवगत कराना चाहती हूँ कि लगातार आप इनकी शातिरपंथी देखिए। दिल्ली संभालना काम केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का है? और दिल्ली सरकार का बजट कितना है? 10,000 करोड़, 9,959 टू बी प्रिसाइज, बट 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपया कहाँ गया कोई पूछे? जो 2.5 लाख का
पोर्टा कैबिन डलता है उसके ऊपर 35 लाख खर्चा गया है। और वो पैसे जो खर्चे गए हैं उनके अंदर आज तक आप एक वैक्सीनेशन सेंटर नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पर ना तो लोगों को अलग बिठाने की व्यवस्था है, ना वहां पर उस तरीके के प्रावधान है। वो सब काम आज एमसीडी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही कर रहे हैं, जिनकी आपने संख्या कम कर दी है, जिनके पास डॉक्टर, नर्सेज और अन्य व्यवस्थाएं हैं, पैरामेडिक्स हैं और सब व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक तो फ्रॉड है, सारी जनता देख रही है, कोर्ट भी देख रहे हैं। तो मुझे एक याद आता है एक जोक, जिसके अंदर कि कोर्ट पूछता है कि भैया ऑक्सीजन दिल्ली ने को केंद्र ने देनी है, अस्पताल जैसे राधा स्वामी सत्संग के अंदर हुआ या डीआरडीओ हुआ, अस्पताल भी केंद्र सरकार ने बना के देने हैं, उनको चलाने का स्टाफ भी आईटीबीपी और मेडिकल ऑफिसर जो है आर्मी से आएंगे, और ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार आपके पास पहुंचाएगी, क्योंकि आपने एक भी प्लांट नहीं लगाया। 8 प्लांट केंद्र सरकार ने लगाने थे, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स के जो पैसे थे आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और तो फिर आप क्या करोगे, आपकी क्या जिम्मेवारी है? बोला मरीज तो हमारी जिम्मेवारी है ना जी, तो जो बीमारी फैली है वो जिम्मेवारी इनकी है, बाकी कोई व्यवस्था इनकी जिम्मेवारी नहीं है। और ठीक यही सटीक स्थिति दिल्ली की इन्होंने बना रखी है। और जब आप ऑक्सीजन कांड इनका बेनकाब करते हो, आप दिल्ली को बताते हो कि किस तरीके से इनके अपने एमएलए और इनके भक्त लोग जो इनके फंडर्स हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन यूनिट्स को, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी की वजह वो लोग हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनका गलत है, और लगातार झूठ मूठ की कहानी ये लोग कर रहे हैं। और जब भी बात आती है कि हम ऑक्सीजन का ऑडिट करेंगे तो ये भागना चाहते हैं ऐसे विषय से, ना पैसों के ऑडिट की बात करते हैं ना ऑक्सीजन के ऑडिट की बात करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की तरीके से ऑक्सीजन का भी ये फ्रॉड दिल्ली के साथ कर रहे हैं। तो सामने आता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर, जिसके लिए दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसके लिए इन्हीं के लोग जिम्मेवार हैं, जिनको ये मेकर्स ऑफ दिल्ली का अवार्ड देते हैं वही लोग जिम्मेवार हैं। तो स्पष्ट रूप से मिली भगत साफ दिखाई देती है, हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ है, प्रावधान केंद्र सरकार करके दे, इनको कुछ जिम्मेवारी नहीं है। और जबकि दिल्ली की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है, दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वो 2.5 करोड़ है, और जबकि अन्य बड़े बड़े राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब वो छत्तीसगढ़, ये सब बड़े बड़े राज्य दिल्ली से तो कहीं बड़े हैं, वहां पर किसी को इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और जहां तक मरने वालों की संख्या की बात आती है तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, वहां पे राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और राज्य सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो किस लिए बनाए हैं, और उनके जो इतने हजारों करोड़ के बजट है वो पैसा कहां जा रहा है, वो वहां की जनता नहीं पूछेगी आपसे। और बहुत तरीके से इस नैरेटिव को, जब आप इनकी व्यवस्थाओं की बात करो तो नैरेटिव बदल के कि आप आईसीयू बेड्स की बात मत करो जी, आप दिल्ली में संख्या बेड्स की बढ़ाने की बात मत करो, आप दिल्ली में नए अस्पतालों की बात मत करो। और मैं आपको वो भी संख्या देना चाहती हूं कि दिल्ली के अंदर हरीशचंद्र अस्पताल है नरेला में, जिसमें 350 बेड्स लग सकते हैं, लगे हुए हैं, मतलब प्रावधान है 350 का, सिर्फ 130 शुरू हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जनकपुरी में, जिसमें 285 बेड्स हैं, और पिछले 13 साल से ये अस्पताल तैयार है। जिस भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि आप यहाँ पे व्यवस्थित करके 285 बेड को चालू करो, उसी को इन्होंने 3-4 ऐसे एमएस हुए, उन्हीं को ट्रांसफर आउट कर दिया, उनको वहां से बाहर भेज दिया, जबकि एमआरआई, कैट स्कैन सब तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। और सिर्फ 15 बेड्स शुरू किए गए हैं और आज तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। द्वारका के अंदर सेक्टर 9 के अंदर 1785 बेड का अस्पताल है और तीन साल हो गए और उसमें आज तक कुछ भी नहीं किया गया। 45,000 करोड़ रुपया इनके हाथ में था पिछले 5 साल के अंदर, उस 45,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। और 8 तारीख को जो शुरू करना था, आज 11 तारीख हो गई है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूं कि द्वारका सेक्टर 9 के अस्पताल की आप स्थिति जाकर देखिए, एक मरीज उसके अंदर भर्ती नहीं हुआ है, जो 8 तारीख को शुरू होना था। वैक्सीनेशन की जब आप ये सब सवाल उठाते हैं तो बात करते हैं वो लोग वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन से संबंधित मैं आपको बताना चाहती हूं
कि भारत में 17 करोड़ से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 17 करोड़ से ऊपर लोग, जो कि अमेरिका की आधी पॉपुलेशन के बराबर है, आधी जनसंख्या के बराबर है। रशिया की पूरी जनसंख्या से ऊपर है और 2 गुना यूके की पॉपुलेशन से है, 6 गुना ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से अधिक है और 34 गुना न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत पूर्ण प्रयास कर रहा है सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का। अब आता है वैक्सीनेशन पॉलिसी। खैर आज की तारीख में तो वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात नहीं की जाए तो ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने शुरू की, सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीन लगे, यानी आपके डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य लोग जो कोरोना ड्यूटी करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर उनको सबसे पहले वैक्सीन नहीं लगी होती तो अस्पताल में आपके पास लोग नहीं होते आपका ध्यान रखने के लिए। तो इसलिए वो पॉलिसी ठीक थी। आज यही सामने आया ना कि वो पॉलिसी ठीक थी कि आपने आम जन से शुरू करने की बजाय आपने कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले टैकल किया। उसके बाद आर्मी और पुलिस वाले, आप सोचिए कि किस तरीके की स्थिति, ये भी तो बायो वॉरफेयर है। ये जो कुछ आपके साथ देश भर में हो रहा है ये एक जैविक युद्ध है आपके साथ, और उसके अंदर अगर आपकी आर्मी, आपकी पुलिस और अन्य ऐसे जो CAPF आदि के लोग हैं, अगर उनके पास उनको वैक्सीनेट नहीं किया होता तो आप सोचिए क्या स्थिति होती। आपके पास तो मारकाट मच गई होती। और आपने उसी वैक्सीनेशन के तहत उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करने का प्रावधान किया। उसके बाद आप आते हैं आमजन के ऊपर कि 60 साल की उम्र से ऊपर वाले यानी सीनियर सिटीजन। आप संख्या देखिए मरने वालों की। जो लोग अस्पताल में आज तक पीड़ित अवस्था में हैं वो कौन लोग हैं? वो अधिकतर लोग 60 साल की उम्र से ऊपर वाले लोग हैं। यानी 60 साल की उम्र से ऊपर वाले लोग अगर पहले वैक्सीनेट सबके सब हो गए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। मगर उस समय यही विपक्ष के लोग वैक्सीन के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध ये नहीं था कि हम लोग इकट्ठे होकर पहले 60 से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करवा दें। युद्ध ये था कि ये हिंदुस्तानी वैक्सीन चलनी नहीं चाहिए। आप फाइजर को अलाउ करो, आप इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। और इनकी आप पुरानी टेप्स निकाल के देख लीजिए, इन्होंने किस तरीके की अवस्था पैदा की। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि अच्छा अब 60 वाला हो गया तो अब 45 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। वो भी पॉलिसी ठीक थी, क्योंकि जितने लोग 45 के ऊपर जाते ये उम्र वो होती है जिसमें शुगर, डायबिटीज आदि की शुरुआत होती है, और अधिकतर लोगों को ये पता भी नहीं होता कि मैं डायबिटिक हूँ या मेरे अंदर वो सिंड्रोम पैदा हो रहे हैं। और डायबिटीज का कोरोना का बिल्कुल सीधा संबंध है। कई बार तो कोरोना कारण भी बन रहा है और कई जगह पे जो डायबिटिक लोग हैं उनको ज़्यादा इसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो ये जितनी चीज़ें थी ये बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब ये सब व्यवस्थाएं चल रही थी, दिल्ली सरकार किस में बिजी थी, क्या काम कर रही थी दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार आबकारी नीतियों को बदलने में लगी हुई थी। दिल्ली सरकार 21 साल से ऊपर वालों को शराब बांटने में लगी हुई थी। दिल्ली सरकार जो 12% आज सरकार को टैक्स के रूप में बढ़ता है शराब के ऊपर, उसको 4% लेके आने में लगी हुई थी, ताकि 10% की जो कटौती है वो कहाँ जाएगी वो समझने वाली बात है कि 10% टैक्स क्यों कम किया गया शराब के ऊपर। लेकिन दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी कोरोना से लड़ना, अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाना या बाकी व्यवस्थाएं करना कभी थी ही नहीं। ना कोई ICU बेड लगा, ना कोई वेंटिलेटर आया, ना कुछ हुआ। और जब सर पे संकट आ गया तो सब केंद्र सरकार संभालो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर है। बड़े राज्य तो है नहीं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सीधा हाई कोर्ट जाएगी, केंद्र सरकार यहाँ पर है। तो सारा का सारा बर्डन जो अपना काम है वो आप इनके ऊपर शिफ्ट कर दो और काम आपको ढीले का करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक वैक्सीनेशन पॉलिसी की आगे बात है, झूठ देखिए, झूठ कैसे बोलते हैं कि हमने विदेशों को वैक्सीन दी। अरे भैया, एस्ट्राजेनेका नाम सुना है आपने कभी? एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसी का नाम कोविशील्ड है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, यानी ये लाइसेंस यूके का लाइसेंस है जिसके तहत आप वैक्सीन बना रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स नाम की जरूर चीज़ होती है ना, कि जिससे आपने लाइसेंस लिया, अगर आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसको देना नहीं है।
उसके बाद आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती है। WHO को अगर आपने वैक्सीन दिया, UN को वैक्सीन दिया, तो UN के अंदर 6,500 से ज़्यादा भारतीय जो है काम कर रहे हैं जिनको आपने वैक्सीन दी है, और मात्र 12%। अगर आप हिसाब देखेंगे तो 11 मई को हिंदुस्तान ने 11 मई तक मतलब, और अब तो खैर मई में कुछ एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है, 6 लाख के आसपास वैक्सीन जो है वो भेजे गए, और इससे 3 गुना अधिक वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर लग चुके हैं। यानी हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज बिल्कुल ठीक थी जब ये महामारी भी नहीं थी, और जब से ये महामारी आई तो कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। और जो एक्सपोर्ट हुए उसमें 1 लाख के आसपास जो डोजेज हैं वो भारत सरकार ने एड के रूप में दिया है, और इस एड का भी 77 से ऊपर प्रतिशत जो है भारत के आसपास के देशों को दिया गया है। उसका कारण समझिए, एक एपिडेमियोलॉजी नाम की चीज होती है कि एपिडेमिक्स की किस तरीके से बीमारी फैल रही है। अगर आसपास सुरक्षित नहीं होगा तो आपको लगता है भारत सुरक्षित होगा? आज आपको क्या लगता है कि भारत की चिंता पूरे विश्व को है? उसका कारण ही ये है कि अगर वायरस भारत में जिंदा रहता है का मतलब बाकी लोग नहीं मरेंगे, वो सब जगह फैल सकता है। तो भारत को अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो आसपास के इलाके को भी सुरक्षित करना होगा। तो एड के रूप में 77% से अधिक, 88-89% जो है वो भारत के इर्द गिर्द के जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी मित्र हैं, उनको दी गई है। और 54% जो एक्सपोर्ट किया गया है, जो 84% मतलब 16% एक्चुअली एड के रूप में गया। बाकी एक्सपोर्ट होने वाली 84% जो वैक्सीन है उसके 2 खंड हैं। पहला खंड है जिसमें 54%, 3,57,000 वैक्सीन के जो डोजेज हैं वो कमर्शियल सप्लाईज के रूप में भारत बायोटेक और इनके गए हैं, और जो 30% है इसका वो गया है WHO आदि को। WHO के विषय में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरी चीज़ आपको समझनी होगी, जब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब हम लोग दूसरे देशों से मांग करते हैं कि आप हमें वैक्सीन बनाने के इंग्रेडिएंट दीजिए। US ने जैसे बीच में मना किया कि हम नहीं देंगे, तो आप उस पर हम उनसे मांग सकते हैं कि आप हमें हर हालत में प्रोवाइड कीजिए। हम आगे मना कर सकते हैं कि हम वैक्सीन नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? और इस तरीके की जो अव्यवस्थित चीजें हैं, मतलब सऊदी अरब जहां पे भारत 12.5%, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा भारतीय वर्ग जो है वो सऊदी अरब में रहता है, 12.5% उनको गई है। और एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बारे में आपको बताया कि ये उन्हीं का है। तो जहां तक टेक्निकल बात है उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि when we are requiring vaccine, when we require vaccine ingredients from other countries, can we tell those countries we will not give you the vaccine? There's something called contractual obligation. Plus, there are IPR obligations also. We are under license from other countries, and we are making vaccines for them. So we have to have certain kind of responsibility. If you are not going to comply with your responsibility, nobody is going to give you the license further. In fact, in this case, you must understand that how Prime Minister of India had to intervene to have a word with the UK Prime Minister so that the Oxford AstraZeneca vaccine can be retained right now. Otherwise, we will be violating the contractual obligation and they could revoke the license itself. Now, the strategy is very clear. आपको विपक्ष की स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्पष्ट है। और मुझे वैक्सीन संबंधित तो एक और किस्सा याद आ रहा है कि ये जो आम साधारण भाषा में कहूँ तो भाई लड़के की उम्र हो गई, दुल्हन ढूंढो दुल्हन ढूंढो, और जब दुल्हन ढूंढी जाती हैं लड़कियां हैं तो नाक नुक्स निकालना कि ये ऐसी है वैसी है, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसके बाद में वो दुल्हन के लिए घूम रहा है क्योंकि अब उस उम्र की महिलाएं बची ही नहीं है। वही हालत इन लोगों की है वैक्सीन पॉलिसी को लेकर। जब वैक्सीन भारत में शुरू हुआ, बहुत सिस्टमैटिकली 45 से ऊपर वाले लोगों को केंद्र सरकार ने देना शुरू किया, तो ये नाक नुक्स निकाल रहे थे, मीन मेक कर रहे थे। और आज जब वैक्सीन को लेकर लोगों ने देख लिया कि कैसी हाहाकार मची है, तो लोगों के मन में भय पैदा कर दिया, और अभी हाहाकार
उल्टी तरीके की मचा रखी है, क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन जितनी है उन्हीं को आप करेंगे ना, भारत की जितनी है उतने ही करेंगे। और भारत के अंदर 4 नए लोगों को वैक्सीन का जैसे जॉब वर्क होता है आगे लाइसेंस को दिया भी गया है। अभी 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने वो योजना भी बनाई है कि अधिक लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर सके। लेकिन आपको समझना होगा, वैक्सीन कोई क्रोसिन जैसा ड्रग नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए, और खास तौर पे कोवैक्सीन जिसमें लाइव वायरस यूज होता है, उसके लिए एक तरीके की लैब्स उपलब्ध होना भी तो जरूरी है। उस तरीके की फैसिलिटी ही बना सकते हैं। लाइसेंसिंग आप मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कर सकते जी। वैक्सीन की लाइसेंसिंग के लिए एक लेवल ऑफ फैसिलिटी की जरूरत है, and that level of facility cannot be mohalla clinic. That level of facility has to exist, and only then licensing can be done. So far as vaccination is concerned, or so far as manufacturing of vaccine is concerned, it's a very, very specialized job, and COVAX is dealing with live virus. So ultimately you need to have that kind of security framework to deal with that. So please understand the policy which the opposition is using. They are only creating chaos and trying to mislead the people, whereas trying to shy away from their own responsibility. And every time any leader from the opposition ask them, what are your state governments doing? मैं चाहती हूं इस मंच से कि आप राहुल गांधी से पूछिए कि भाई महाराष्ट्र का हिसाब किताब दो, पंजाब का हिसाब किताब दो, छत्तीसगढ़ का हिसाब किताब दो, राजस्थान का हिसाब किताब दो। वो मुख्यमंत्री तो तुम्हारे थे, उन्होंने पैंडेमिक में क्या किया और उनका कितना कितना बजट था, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका हिसाब दो। राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए, प्रेसिडेंट बना देते हैं, प्रधानमंत्री की जगह प्रेसिडेंट लागू कर देते हैं। प्रेसिडेंट ही होना चाहिए भारत का। लोगों को यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है हम लोगों का, उसकी समझ नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की समझ नहीं है। और कम से कम भारत में रहने वालों को भी अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर की समझ रखनी चाहिए कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी को आप केंद्र सरकार की जिम्मेवारी के रूप में नहीं दिखा सकते। और केंद्र सरकार को अपना काम करना है, जो कि बहुत बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही है, लगातार चिट्ठियां लिख रही है, लगातार चीजें भेज रही है, लगातार पैसों की व्यवस्था कर रही है। पीएम केयर्स के माध्यम से व्यवस्था है कि इन लोगों ने तो वेंटिलेटर्स तक खोले नहीं है। इस तरीके की हरकतें इन्होंने की। they not engaged themselves with the public, and in fact the method which they have adopted has harmed the cause of nation. It is still time that India has to fight it together, and you cannot have distinctions that this primary health center or dispensary is being run by MCD, so I will not fund it. This primary health center is, I will use the MCD staff, but I will not give them facilities, and out of 150 centers, I will reduce 60 centers so that I can hang my picture. That is not the way you can fight this pandemic. Pandemic has to be fought with everyone coming on board together. I pray that some sense prevails and people stop lying and instead of trying to build narratives, they should try to build the nation. Instead of wasting money on advertisements, they should be working with the people. Thank you very much. This is the order of that Dwarka Center कि 8 तारीख से शुरू हो चुका है। जिस तरीके से इन लोगों ने आपको फर्जी कागज दिखाए हैं ना, मैं असली कागज आपको दिखा रही हूं कि इन्होंने डिक्लेरेशन दी है कि 8 तारीख से शुरू हो चुका है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप द्वारका सेंटर जाके देखिए, अगर एक भी आपको मरीज वहां पे मिले और एक भी व्यवस्था वहां दिखे। और इसके अलावा इनके जितने एसडीएम्स लगे हुए हैं, जितने डीएम्स लगे हुए हैं, आपको हैरानी होगी जानकर कि इनको कह कर 50 जगह मैंने इनको फोन किया कि आप ये यहाँ सेंटर तैयार हो गया, आप इसको सरोजनी नगर वाला सेंटर तैयार हो गया है और कार्तिकेयन इनके एसडीएम है कि आप इनको लाइसेंस दीजिए, आप फौरन इनको चिट्ठी दीजिए। वो चिट्ठी आज तक नहीं मिली है, 3 दिन हो गए कहते हुए, 4 दिन। और फिर कि मैंने मैम फाइल मूव कर दी है, और वो भी केंद्र सरकार में किसी अफसर से बात की तब कि मैंने फाइल मूव कर दी है, वो अभी डीएम के पास है, वहां से जब आएगी तब आएगी। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए जी। इस वक्त बात ये नहीं कि अगले ने सेंटर कैसे शुरू किया, उसको तो जरूरत है, उसने शुरू कर दिया। इंक्वायरी इस बात की कि आपने अब तक कागज क्यों नहीं दिया जो आपको चिट्ठी देनी थी। लगातार इनकी ये हरकतें हैं। 8 तारीख की डिक्लेरेशन आज तक शुरू नहीं हुआ।
कोई व्यवस्था नहीं है। वो चलाने के लिए भी केंद्र सरकार आएगी। आप दे दीजिए सांसदों को, हम लोग कर देंगे। हम सब अपने अपने क्षेत्र का देख लेंगे। एमएलए कोई दिख रहा है आपको? स्वास्थ्य मंत्री दिखा है आपको? मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, उप मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, एक प्रवक्ता बना रखे इन्होंने अपने एमएलए राघव चड्ढा, वो कुछ और कहते हैं। 24 घंटे नाटक। अरे मैं तो आपको बता रही हूं कि नोडल ऑफिसर जो है, जो इन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया है और जो बाकी नोडल ऑफिसर्स लगे हुए हैं, आप फोन कीजिए। अभी मैं करती हूं फोन। फोन उठ जाए तो बात कह दीजिएगा। करिए फोन आप। इन्होंने हम लोगों के फोन नंबर सारी चारों तरफ चला दिए थे ना, उनको वायरल किया था ना। हमारे फोन आज भी चल रहे हैं, आज भी मेरा फोन चल रहा है, 24 घंटे चलता है। और दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास वाले भी आज हवाला देते कि आपका नंबर हमें व्हाट्सएप में मिला, आप हमारी ये मदद कीजिए, वो मदद कीजिए। जहां तक हो सकता है करते हैं, उस एरिया के लोगों को बोलते हैं। मगर आप बताइए इनके एमएलए कहाँ है? जो फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का, उनको ज्यादा कंपनीज को बांटना चाहिए ताकि ज्यादा वैक्सीन बने और टाइम पर बने। और इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। मैं समझती हूं कि अरविंद केजरीवाल कम से कम IIT में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा विज्ञान जानते होंगे। अब वहां भी कोई फर्जीवाड़ा करके घुसे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है, वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा, लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब आपको बनाने थे तो आपने मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर दिए थे और आपने कहा था मैं 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाऊंगा, जबकि 265 के 230 रह गए हैं। और उसी तरीके से जो वैक्सीन है वो मोहल्ला क्लिनिकों में नहीं बनती। वैक्सीन बनाने के लिए वो सुविधा भी चाहिए। जिसके पास वो सुविधा है, जो वो सर्टिफाई कर सकता है, उसी को लाइसेंस दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि 3-4 ऐसे लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे। और ये इस पे अपना एडवर्टीजमेंट चलाएंगे या अखबार और मीडिया वालों को बेचेंगे और पैसे खर्च करेंगे, तो उसका भी हिसाब ले लीजिएगा कि इस चिट्ठी को चलाने के लिए कितने करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा है, जो भारत सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। देखिए, दो विषय हैं। कांग्रेस का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है, और उसमें लगातार मैं 2 कंपनीज की और 2 लोगों की खास तौर पे बात करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उन कंपनीज से कोई नुकसान है या कोई पर्सनल जाति दुश्मनी है। फाइजर को बढ़ाने के लिए इन्होंने हाथ पैर बहुत मारे हैं, और बायोएनटेक। मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि मैं इन दोनों का कनेक्शन निकाल पाऊं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि कुछ लोग जो फाइजर के साथ काम करते थे वो बाद में बायोएनटेक में काम करने के लिए गए, और किस तरीके की फंडिंग हुई, क्या हुआ, और फिर बायोएनटेक की रिसर्च के ऊपर फाइजर ने एक mRNA आधारित वैक्सीन बनाई, जिसको -24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोल्ड चेन जो -24 डिग्री पे आपके दूर दराज देहात तक ले जा सकती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे वैक्सीन उतरे और बिहार तक -24 डिग्री पे आप उसको ले जा सकते हैं क्या?
-24 डिग्री वाले आपके देश में कितने राज्य होंगे जहां पर आप कुछ क्लाइमेटिक टेम्परेचर ये वो करके कुछ हद तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा बात की। उसके साथ दो चीज़ें और थी कि जब कोई भी वैक्सीन लागू होती है तो आपको याद होगा कि वैक्सीन को एक पॉपुलेशन पे जब टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सब जीन आधारित है, मेरा जीन ज़रूरी नहीं है यूरोप का जीन हो और आपका जीन ज़रूरी नहीं है कहीं और वाला, हमारा जेनेटिक मेकअप अलग अलग है और ये सब वैक्सीन जीन्स के आधार पर बनाई गई, mRNA, माइटोकॉन्ड्रियल RNA DNA, तो वो सब फर्क है। तो जब आप टेस्टिंग स्टेज में होते हैं, बिना टेस्टिंग के अलाउ कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? टेस्टिंग के लिए तो टेस्टिंग फेज तो आपको चलाना ही पड़ेगा। ये कह रहे थे कि हमें आप टेस्टिंग फेज मत करने दो, आप सीधा अलाउ करो। तो सरकार ने कहा नहीं जी, ऐसा संभव नहीं है, टेस्टिंग फेज भारत के लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए बिना टेस्टिंग के हम अलाउ नहीं करेंगे। और इसी संदर्भ में आपको मैं पुराना किस्सा याद दिलाना चाहती हूँ जो कि कांग्रेस के समय काल में हुआ, जब एक वैक्सीन तैयार किया गया कैंसर ऑफ द सर्विक्स के लिए और उसको ट्रायल किया गया छत्तीसगढ़ की कुछ छत्तीसगढ़ या झारखंड, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, वहाँ की ट्राइबल बच्चियों के ऊपर और 90 लड़कियों की डेथ हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।